डॉक्टर शाज़िया, फ्रांचेस्का अल्बनीज़ ने सिर्फ इतना ही किया है ना कि रिपोर्ट पेश की है और उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं यूएस की तरफ से, जैसे वो कोई टेररिस्ट हैं। और बड़ा सीरियसली मुझे ये लग रहा है एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जिसमें यूएस बाकायदा यूएन को थ्रेट कर रहा है कि हर वो लॉ, हर वो फैसला, हर वो वकील जो किसी भी तरीके से नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बात कर रहा है उसको यूएन से निकाला जाए, वो ऑर्डर्स रिवर्स किए जाएं, वारंट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जाएं। इस तरह आपको लगता है इस तरह वर्ल्ड ऑर्डर चल सकता है? हमारे पास डॉक्टर मियां शानवर ने एक दफ़ा कहा था कि आपको लगता है कि इस दुनिया को चलाने के लिए कोई वॉचमैन मौजूद है और हम सब अपने अपनी जगह पर बैठ के सोच रहे होते हैं कि बड़े ज़हीन लोग हमारी ज़िंदगियों के फैसले ले रहे हैं और एक मुल्क दुनिया चला रहे हैं और ये सारे मुल्क चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक्सपीरियंस में, और फिर उन्होंने उसको थ्योरेटिकली प्रूव भी किया कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ये सारी चीज़ बट डे टू डे उस पर चल रही है। और उस डे टू डे पे चलने पे आप फ्रांचेस्का अल्बनीज़े की बात करें या उन जो है यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉइज़ की बात करें जो कि बाकायदा रिपोर्ट्स जो हैं वो शाये कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से एपेक का और जो इसराइली फंडिंग है वो कैसे यूनाइटेड नेशन में आती है और कैसे आपको माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक बुलिंग की जाती है और किस क्या क्या तरीके हैं बुली करने के, आप पर है कि आप कितना सरेंडर करते हैं, कहाँ करते हैं। तो ये तो तय हुआ कि वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आईएसएस का एक फाउंडिंग मेंबर्स में से है, उसको वहाँ पे एक डेमोक्रेट और ट्रू लिबरल जो है बडर अल शाम है, उसको क्रिएट किया जाए, जिसको इन्होंने वॉमिट आउट अपने हिब्रो मीडिया में कर भी दिया कि हमने इस फैसिलिटेशन के लिए इस टेररिस्ट को वहाँ पे लगाया था कि हमें ये सीरिया जो शाम है, उर्दन है और साथ में इजिप्ट है, ये हमें ब्रॉडर अल शाम का जो हिस्टोरिक रीजन है वो इकट्ठा करके दे। तो उसने ट्राई किया, उसने जॉर्डन में जो है वो एक दो दफ़ा जो है वो घुसने की कोशिश की, उसने लेबनान के अंदर जो सुन्नी फ्रैक्शन है हिजबुल्लाह को छोड़ के उन पे अटैक करने की कोशिश की और उसे आगे से पता चल गया उसके अपने अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको फेस होने लगे, उसको लाइफ थ्रेट सुनने में आ रहा है कि अपने ही लोगों से मिलने शुरू हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ तकफीरी सलाफी, जो भी है उसका एक अपना आइडियोलॉजी तो है, तो वो ज़ायरिज़्म के साथ तो लाइन नहीं होगा चाहे उसको कितने भी पैसे। तो अब इसराइल उसको बम्बार्ड कर रहा है, अब इसराइल कह रहा है कि तुम्हें मैंने एलिमिनेट करना है, तुम लायबिलिटी बन गए हो, तुम डिफेक्ट कर गए हो। तो ये एक ऐसा थिएटर ऑफ एब्सर्ड है और एक ऐसा थिएटर ऑफ एब्सर्ड है जिसको शायद कोई सेंसर पॉलिसी जो है वो अलाउ ही नहीं करेगी स्टेज पे दिखाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ब्रूटैलिटी है, इसमें वायलेंस है, इसमें डिस्ट्रक्शन है, फोर्स है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट ब्रूट फोर्स। जनरल समरेज, विद दीज काइंड ऑफ अफेयर्स आपको लगता है कि जो हम अपने रीजन में फ्यूचर देख रहे हैं, जिसको मैंने पहले कहा कि हम 80% ऑफ द पॉपुलेशन हैं, ग्लोबल साउथ की मैं बात कर रही हूँ, और अक्सर ये आर्ग्यूमेंट अमेरिकन एनालिस्ट करते हैं कि जी चाइना इज़ नॉट रेडी फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो चाइना नेवर सेड कि उसने ग्लोबल लीडरशिप का ताज अपने सर पे पहनाना है, उनकी तो ये आइडियोलॉजी ही नहीं है। तो बेसिकली वो जो एक ह्यूब्रिस है कंट्रोल करने का वेस्ट का, इस वक्त वो है वर्सेस द वर्ल्ड दैट वांट्स टू ग्रो। तो आपको लगता है ये टर्बुलेंट फेज हम विटनेस कर रहे हैं और अभी इट इज़ हार्ड टू से कि ये कब तक चलेगा? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर पासिंग थ्रू इंटरेस्टिंग एंड ट्रांजिशनल टाइम्स, और ट्रांजिशंस ऑलवेज ट्रबलसम होती हैं और रिस्की होती हैं, उसमें काफ़ी रिस्क होते हैं। अब ये वो टाइम है कि जब एक इमर्जिंग पावर एक एस्टेब्लिश पावर को चैलेंज कर रही है, और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा कि 16 टाइम्स ये इस तरह का चेंज ओवर हुआ है जहाँ पे एक एस्टेब्लिश पावर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर इमर्जिंग पावर एज द सुपर पावर। 16 में से 12 दफ़ा जंगें हुई हैं, सिर्फ 4 दफ़ा दुनिया ने जंग नहीं देखी। तो इस टाइम पे भी वी आर सीइंग दिस ट्रांजिशन वेयर चाइना इज चैलेंजिंग द हेजमनी ऑफ द यूएस। और जब चाइना इस पोजीशन में आएगा, दो जैसे आपने कहा है कि उनकी ये आइडियोलॉजी नहीं है कि वो ग्लोबल लीडर बने, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ग्लोबल लीडर बनेंगे। इस वक्त वो 160 के करीब कंट्रीज को लीड कर रहे हैं एज फार एज BRI इज कंसर्न। आपने ये भी सुना होगा कि चाइना ने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी पैरेलल टू यूनाइटेड नेशंस। बिल्कुल
पैरल। सो ये एक्टिविटीज चल रही हैं। जैसे आपने कहा कि इस वक्त वी हैव डॉक्टर शाजिया ने भी कहा कि कंफ्यूज स्टेट है, कोई ग्लोबल ऑर्डर है ही नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा नजर आता है कि इंस्टेड यूएस डिक्टेट करे इसराइल को, इसराइल इज डिक्टेटिंग यूएस। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन थी दैट वाज विजिबल जब सीज फायर की बातचीत हो रही थी बिटवीन इसराइल एंड ईरान, और कैसे उन्होंने मतलब गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और अपने गुस्से का इजहार किया। तो ये वो सिचुएशन है कि जहाँ पे सारा कुछ जो है वो यूएस के कंट्रोल में इस वक्त नहीं है। तो एक एलिमेंट जो there is a lobby that is controlling everything. I think they are calling the shots and that makes it more frustrating कि ये फिर अगर किसी ऑर्डर में ही नहीं आ रही चीज़ें और एक पूरी फोर्स इस काम में लगी हुई है, तो फिर कैसे हम पीस एक्सपेक्ट करें। डॉक्टर शाजिया, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू, अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए ये सारा पुश हो रहा है और अगर वो होगा तो उसकी क्या शक्ल होगी? जी, इब्राहिम अकॉर्ड की एक ही शक्ल थी कि रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मलाइज कर लिए जाएं। कुछ कंट्रीज ने कर लिए, सऊदी अरेबिया, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने नहीं किए। हम तो उस लिस्ट में फ़िलहाल थे ही नहीं, हमारी भी बारी आ सकती है प्रोवाइडेड के कौन कौन जो है वो पहले करता है। तो इब्राहिम अकॉर्ड इज़ अ रियलिटी, उससे हम मुंह तो नहीं फेर सकते, लेकिन जो 7 अक्टूबर है वो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी रिटेलिएशन थी और उसने इब्राहिम अकॉर्ड को मुंह के बल जो है वो ज़मीन पे गिरा दिया कि फ़लस्तीनी अभी भी ज़िंदा है और फ़लस्तीन, जब तक एक भी फ़लस्तीनी ज़िंदा है तो आप उनके हकूक़ का सौदा करते हुए इसराइल से रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। तो जो कंट्रीज़ ये सोच रहे थे वो अब फिर और सोच में पड़ गए हैं। अब वो कितनी सोच में पड़े रहते हैं वो नेवर नो कि वो क्या इसका नतीजा, लेकिन उनके लिए फेस कीपिंग का इशू बहुत बड़ा हो गया है कि अब इस इब्राहिम अकॉर्ड का करें क्या। और ट्रंप जो कि जैसा कि हमने कहा कि वो डिप्लोमेट नहीं है, कुछ और ज़रूर हो सकते हैं, तो वो इन चीज़ों को, इन बारीकियों को समझते ही नहीं हैं। तो उनका इब्राहिम अकॉर्ड को वो अपने पीस जो उन्होंने टॉर्च पकड़ी हुई है एक पीसफुल इंसान की और पीस का जो उनको अवार्ड मिलना है नोबेल प्राइज के लिए, तो उसमें वो इब्राहिम अकॉर्ड को बहुत क्रूशियल पोजीशन रखते हैं। उनको लगता है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो खिते की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। उनको ये नहीं लगता कि खिते के प्रॉब्लम जो है वो जब तक वहां पे वो सेटलर कॉलोनी जो है जो कि अब उनके कंट्रोल में नहीं रही है, वो जब तक कंट्रोल और कंटेन नहीं होगी उस खिते के अंदर नहीं होगा। और फिर उसकी देखा देखी एक और इसराइल हमारे रीजन में, हमारे पड़ोस में बन रहा है। अब आप इंडिया का रेटोरिक दे लें तो यही कहते हैं कि सब मेरे दुश्मन हैं, सब मुझे मारना चाहते हैं, भूटान मारना चाहते हैं, मैं म्यांमार पे अटैक कर दूंगा। और हिस्टोरिकली हमसे ज्यादती होती रही एंड दिस इज द टाइम कि हम अपने आप को एस्टैब्लिश करें। हमसे सब नफरत करते हैं और हमारे इर्द गिर्द, हमारे कल्चर से, हमारी सिविलाइजेशन से, और हम खतरे में हैं, और हम खतरे में हैं तो हम लोगों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट करेंगे, हम न्यू प्रेसिडेंट सेट करेंगे, न्यू नॉर्मल है कहीं भी घुस जाना और अटैक कर देना। तो ये इस तरह की बातें इसराइल ने भी किसी जमाने में शुरू की होंगी, जिसको आज वो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के साथ सामने फुल इम्प्यूनिटी के साथ दिखा भी रहा है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई कोई यतीम का बच्चा होता है बैठा हुआ कोने में, इंतजार कर रहा होता है कि बेचारे की बारी भी आए तो उसके प्लेट में कोई जाट डाल दे। तो ये सारा तमाशा है और ये तमाशा कभी कभी बहुत नॉजिएटेड है हमारे लिए। तो कभी कभी फिर हम खुद नम हो जाते हैं कि हम कहते हैं शायद हमारी ही वो नस्ल होनी थी, ये कर्स नस्ल जिसने ये ट्रांजिशन देखनी थी। True. Very disturbing times, very disturbing for everyone जो थोड़ा सी ह्यूमन राइट्स के लेंस से और पीस के लेंस से चीज़ों को देखता है। डॉक्टर शाजिया, बहुत शुक्रिया। समरेज़ सालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कोशिश की है बिकॉज ये लास्ट शो ऑफ द वीक है तो एक राउंड अप वर्ल्ड अफेयर्स का आपके सामने रखें, और उसका मकसद ये है कि ये समझा जा सके कि इस वक्त जहाँ जहाँ जिस खिते में जिस कॉन्टिनेंट में जो कुछ हो रहा है वो कोई आइसोलेशन में नहीं हो रहा। सारी चीज़ें सिक्योरिटी की, डिफेंस की, पीस की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इस वक्त लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई एक तरफ एक माइंडसेट है जो वॉर के ज़रिए से अपना जो ज़ोर है वो मुसल्लत करना चाहता है, उसमें इजराइल और इंडिया की मिसाल है और यूएस उनके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ दुनिया का वो हिस्सा है जिसने बहुत वॉर्स देख ली, जिसने सीखा है और जो आगे बढ़ के जियो इकोनॉमिक्स में बिलीव करता है और उस रास्ते पे चलना चाहता है। सो इन सिंपलर वर्ड्स प्रोबेबली दिस इज़ बिटवीन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के कौन सर्वाइव करेगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।